चलिए साथियों, मातृभूमि एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको हमने उच्चावच और जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया और उसमें सबसे प्रथम स्थान पर हमने देखा कि मरुस्थल, जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, उसके बारे में अध्ययन किया। तो राजस्थान के जो 4 महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है वो मरुस्थल, अरावली, मैदान और हड़ौती का पठार है। इससे पहले इन स्थलाकृतियों में मैं आपसे चर्चा करूंगा बालू का स्तूप के बारे में। और ये बालू का स्तूप क्या होते हैं? तो बालू का स्तूप जब रेगिस्तान में या जब मरुस्थल में पवनों द्वारा मिट्टी के एक बहुत बड़े भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा के लेके जाया जाता है और दूसरे स्थान पर कहीं उनको एक साथ निक्षेपित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाले रेत के बड़े बड़े धोरे बालू का स्तूप कहलाते हैं। और ये बालू का स्तूप विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बालू का स्तूप की बात करूं तो वो है बरखान। क्या है? बरखान। अभी जो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का जो राठी प्रदेश है, उस राठी प्रदेश में क्या भौगोलिक मतलब क्या भौतिक स्थलाकृतियां पाई जाती है रेगिस्तान की। और भौतिक स्थलाकृतियों में आपने देखा कि बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और ये बालू का स्तूप क्या होते हैं? रेत के बड़े बड़े दौरे होते हैं। पवन के द्वारा जब रेत को पवन के द्वारा लाके एक जगह निक्षेपित किया जाता है, एक जगह जहां पर उनको निक्षेपित कर दिया जाता है, तो पवनों के द्वारा जब रेत को एक जगह लाके निक्षेपित करने से बहुत बड़े बड़े रेत के जो दौरे बनते हैं उनको क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। और ये बालू का स्तूप विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बरखान बालू का स्तूप के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो ये बरखान बालू का स्तूप क्या होता है, इसको देखिए। रेगिस्तान में देखिए, बरखान बालू का स्तूप जो होता है, जब पवन की दिशा में अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप बन जाए तो इनको बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। यानी इनके दो नाम है, अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप और दूसरा इनका नाम है बरखान। और ये अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं वह सर्वाधिक रूप से आपके कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसको आप नोट करिएगा। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर नोट नहीं किया इसको नोट करना। चंद्राकार बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक रूप से शेखावटी, कहां पर? शेखावटी या फिर चूरू वाले क्षेत्र में, ठीक है? शेखावटी, और शेखावटी में भी सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? चूरू में पाए जाते हैं। ये अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप है, पवन की दिशा में इस प्रकार बनेंगे। तो पवन की दिशा में इस प्रकार बालू का स्तूप जो बनते हैं, इस प्रकार की जो आकृति होती है उन्हें बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बरखान कहते हैं, बरखान। अब इधर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है हमारे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो होते हैं वो हमेशा पवन की दिशा के समकोण बनते हैं। तो जब पवन की दिशा इस तरफ चलती है और उनके समकोण में, किस तरीके से? उनके समकोण में, यानी 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको समकोण बालू का स्तूप या फिर उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी कहा जाता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या समकोण बालू का स्तूप है वह सर्वाधिक रूप से आपके बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक रूप से अगर मैं कहूं तो ये वाला एग्जाम्पल मैं इसका बता दूं, बाड़मेर सर्वाधिक रूप से ये कहां पर? बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आपके सामने मैंने शेयर किया है कि जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है उनको समकोण बालू का स्तूप भी कहते हैं। पवन की दिशा के समकोण में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो छोटे छोटे बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें समकोण बालू का स्तूप या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। और ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार आपने देखा था कि जो पवन की दिशा में अर्धचंद्राकार आकृति वाले बालू का स्तूप बनते हैं उनको बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। और ये बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से भी जाने जाता है। और इन्हीं बरखान बालू का स्तूपों की अगर सर्वाधिक संख्या या सर्वाधिक अगर कहे कहां पाए जाते हैं तो वो आपके शेखावटी में पाए जाते हैं। और शेखावटी में भी सर्वाधिक कहां पर है? ये चूरू में आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि भाई ये अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप क्या होते हैं, तो जैसा कि आपने शब्द देखा रेखीय, यानी ऐसे बालू का स्तूप जो रेखाओं में बनते हैं तो उनको रेखीय बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। या फिर इनको मैं कहूं जो बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर, ठीक है, किस तरफ? पवन की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें
अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट, आपने देखा कि अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप किसको कहते हैं? अनुदैर्ध्य या रेखीय जो बालू का स्तूप है वो पवन की दिशा के कहां पर? समानांतर में बनते हैं। पवन की दिशा में कहां बनते हैं? समानांतर में बनते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, पवन की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं वो सर्वाधिक कहां बनते हैं? तो वो आपके जैसलमेर इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? जैसलमेर इसका आंसर रहेगा। यानी जैसलमेर में इस प्रकार के जो समानांतर या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब इस प्रकार से कोई बालू का स्तूप बन जाए जिसमें पवन की दिशा अनियमित हो, यानी पवन कभी इधर से चल रही है, 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 इस प्रकार अनियमित जो हवाएं होती है उनके कारण जब बालू का स्तूप का निर्माण होता है, उनके कारण इस प्रकार से बालू का स्तूप का निर्माण होता है कि उनमें बालू का स्तूप में कहीं 2 से 3 और कहीं पर 4 से 5 और कहीं पर 3 से 5 के बीच में भुजाएं बन जाती है। क्या बन जाती है? भुजाएं बन जाती है। और इस प्रकार जो बालू का स्तूप बनता है उन्हें तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। तो इस प्रकार जो तारानुमा बालू का स्तूप है वो अनियमित हवाओं के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? अनियमित हवाओं के कारण बनता है। अनियमित हवाओं का मतलब मैंने ये बता दिया कि हवाओं की दिशा एकदम सही नहीं होती है। कभी हवा किसी दिशा से चलती है, कभी हवा किसी दूसरी दिशा से चलती है। तो अनियमित हवाओं के द्वारा या अनियमित पवनों के द्वारा जो बालू का स्तूप बनते हैं, उन अनियमित पवनों के कारण जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। और महत्वपूर्ण बात, इन तारानुमा बालू का स्तूप की 3 से 5 भुजाएं होती है। कितनी होती है? 3 से 5 भुजाएं होती है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तारानुमा बालू का स्तूप सबसे ज्यादा पाए कहां जाते हैं? तो अगर इनका एग्जाम्पल मैं आपको कहूं, सबसे ज्यादा ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और अगर इसी के आगे दूसरा किसी स्थान अगर मैं देखूं कि दूसरे कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा तारानुमा बालू का स्तूप पाया जाता है, तो दूसरे नंबर पर हम देखेंगे गंगानगर। क्या है? गंगानगर। और गंगानगर में भी एक स्थान है जिसको कहा जाता है सूरतगढ़। क्या है? सूरतगढ़। तो गंगानगर के सूरतगढ़ जो गांव है या जो सूरतगढ़ स्थान जो है, तहसील है, उस सूरतगढ़ स्थान पर सबसे ज्यादा किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? आपके तारानुमा प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो तारानुमा बालू का स्तूप जैसलमेर और गंगानगर में भी सूरतगढ़ के एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट साथियों, पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप को अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखिएगा, ये विपरीत होते हैं बरखान के। किसके विपरीत होते हैं? बरखान के विपरीत होते हैं। यानी जैसे बरखान बनते हैं उसकी विपरीत दिशा में जो बनते हैं उन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। आपने देखा पवन जब इस प्रकार से चलती है तो पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो बरखान के विपरीत आपको दिखाई देंगे। यानी बरखान जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार रूप में जो पवन होती है, पवन की दिशा के दूसरी तरफ बनते हैं। और पैराबोलिक जो बालू का स्तूप होते हैं वह बरखान के विपरीत बनते हैं। इस प्रकार जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है उनकी आकृति एक विशेष आकृति बन जाती है और इस आकृति को हम कहते हैं महिला के बालों की हेयर क्लिप। महिलाओं के बालों की हेयर पिन या बालों की क्लिप के आकार की ये बालू का स्तूप बन जाते हैं। तो महिला के बालों के क्लिप के आकार की जो बालू का स्तूप है वो कौन से है? तो वो पैराबोलिक बालू का स्तूप है। या फिर आपको कहा जाता है हेयर पिन के आकार के बालू का स्तूप कौन से है? कौन से? हेयर पिन के आकार के बालू का स्तूप कौन से है? तो हेयर पिन के आकार के जो बालू का स्तूप है वो आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप है। कौन से है? पैराबोलिक बालू का स्तूप है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर ध्यान दी कि जो बरखान के विपरीत बनते हैं वो क्या है? आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है उसमें आपने देखा कि यहाँ पर एक विशेष नाम से इनको पुकारा जाता है और वो क्या? हेयर पिन। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि हेयर पिन के आकार के बालू का स्तूप कौन से है? तो आपको उसका आंसर क्या याद रखना है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि ये जो बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, वह राजस्थान के 12 मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? 12 मरुस्थलीय जिले हैं। और 12 मरुस्थलीय जिले कौन से? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ जो 13 मरुस्थलीय जिले हैं उनमें से सिर्फ सिरोही को छोड़ना है। सिरोही को छोड़ने के बाद जो 12 जिले बचते हैं उन 12 जिलों को
उन 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले कहा जाता है और इन सभी मरुस्थलीय जिलों में आपको कौन सा बालू का स्तूप मिलेगा? पैराबोलिक बालू का स्तूप मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, 12 जिलों में यह पाए जाते हैं। इस कारण यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आता है और वो यह कि राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रकार के बालू का स्तूप कौन से हैं? सबसे ज्यादा प्रकार के बालू का स्तूप कौन से है, या सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से है? तो सर्वाधिक बालू का स्तूप आपके कौन से हो गए? जो 12 जिलों में पाए जा रहे हैं वो सर्वाधिक है, और सर्वाधिक 12 जिलों में पाए जाने वाले बालू का स्तूप का नाम क्या है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। और यह आपका सबसे ज्यादा प्रकार का बालू का स्तूप है और यह बालू का स्तूप 12 जिलों में पाए जाते हैं और 12 मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको राजस्थान के सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले या सर्वाधिक जिलों में या सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले बालू का स्तूप भी कहते हैं। नेक्स्ट एक इंपोर्टेंट प्रकार का बालू का स्तूप है आपके स्क्रब का पीस। क्या है? स्क्रब का पीस। और इसमें एक और टर्म हमको याद रखनी है, वो है आपके नेबखा। कौन सा है? नेबखा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो रेगिस्तान में कहीं कहीं पर झाड़ियां पाई जाती है, उन झाड़ियों के आसपास में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उन बालू का स्तूप को स्क्रब का पीस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रब का पीस। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है कि भाई स्क्रब का पीस है वो किससे संबंधित है? तो स्क्रब का पीस एक प्रकार का बालू का स्तूप का प्रकार है और ये बालू का स्तूप के प्रकार कहाँ पर? झाड़ियों के आसपास में पाए जाते हैं। अगर इसी के साथ में आप देखोगे कि झाड़ियों के बीच में भी कुछ विशेष प्रकार के छोटे छोटे बालू का स्तूप पाए जाएंगे। उन विशेष प्रकार के बालू का स्तूपों को नेबखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबखा कहा जाता है। तो जो झाड़ियों के बीच में बालू का स्तूप बनते हैं उनको नेबखा कहते हैं, और जो झाड़ियों के आसपास में बालू का स्तूप बनते हैं उनको स्क्रब का पीस कहते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो आपके है सीप। और इस प्रकार का जो सीप के प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो कैसे बनते हैं? अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो यह थोड़े से बरखान जैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन बरखान में दोनों इसकी जो भुजाएं होती है वो बराबर व्यवस्थित होती है। लेकिन इस प्रकार का जो सीप वाला बालू का स्तूप है इसमें आप देखोगे कि एक भुजा तो आगे बढ़ी हुई है और एक भुजा पीछे की तरफ हटी हुई है, या एक भुजा ज्यादा लंबी है, एक भुजा छोटी है। तो ये इस प्रकार से होता है कि जब रेगिस्तान में पवन चलते चलते अपनी दिशा बदल देती है और उस कंडीशन में एक दिशा से दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देती है, तो जब दूसरी दिशा में वह चलना शुरू करती है तो उस स्थान पर वो रेत को बहुत ज्यादा मात्रा में ले जाती है। तो इस प्रकार जो बालू का स्तूप बनता है उसकी एक भुजा ज्यादा बड़ी हो जाती है और एक भुजा उसकी छोटी रह जाती है, और ये जो बालू का स्तूप है उसको सीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सीप कहा जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो बरखान होते हैं उसमें दोनों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन सीप प्रकार का जो बालू का स्तूप है उसमें पवन की दिशा बदलने के कारण एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार का जो बालू का स्तूप है वो क्या कहलाता है? सीप के। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा साथियों कि जो ये सीप है बालू का स्तूप, इसका ये प्रश्न बना हुआ है आरएएस में कि इस सीप प्रकार का बालू का स्तूप का कंपैरिजन किससे किया जाता है? तो वह अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप से इसका कंपैरिजन किया जाता है। किस प्रकार के बालू का स्तूप से? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप से इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो आप देखोगे कि जब पवन एक दिशा से दूसरी दिशा में चलना शुरू करती है तब वह दूसरी दिशा में क्या करती है? हवाएं उस रेत को अपने साथ साथ ले जाती है। तो जब रेत हवाओं के साथ में चल रही है तो वो अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप होगा या नहीं होगा? तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप में हमने देखा था कि जब हवाओं की दिशाओं के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सीप में हमने देखा कि जब पवन की दिशा बदलती है तब जो रेगिस्तान की जो बालू का जब पवन की दिशाएं बदलती है, इस कारण जो रेत होती है वो बालू का जो रेत होती है वो पवन की दिशा के समानांतर चलती है। तो इस प्रकार पवन की दिशा के समानांतर रेत का एक हिस्सा आगे बढ़ते रहता है, या मतलब जो बालू का स्तूप है उसका एक भुजा बढ़ती रहती है, इसलिए इसको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उभर कर आ रहा है, सीप वाले बालू का स्तूप को अगर कंपैरिजन किया जाए तो वह किससे कंपेयर किया जाता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप से। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि जो बरखान जो बालू का स्तूप है और उन बरखान बालू का स्तूपों को आपको कंपैरिजन करना है, तो ये बरखान जो बालू का स्तूप है इस प्रकार से बनते हैं, और वह भी देखिए आप देखोगे कि अर्धचंद्राकार आकृति बन रही है लेकिन पवन की दिशा के समकोण में बन रही है, और पवन की दिशा के समकोण में जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डाटा आपको बताऊंगा
कि जो बरखान प्रकार के बालू का स्तूप है उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की संज्ञा में रखा गया है। किसके? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की संज्ञा में रखा गया है। तो हम कह सकते हैं बरखान है वो अनुप्रस्थ का पार्ट है और जो सीप है वो किसका पार्ट है? अनुदैर्ध्य का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आपके बांगड़ प्रदेश या 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के जो बीच का स्थान है उसको क्या कहा जाता है? उसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। और इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। अगर मैं राजस्थान के नक्शे में यहाँ पर इसको 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा मानूं और इसको 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा मानूं तो इन दोनों के बीच का जो ये पार्ट है वो बांगड़ प्रदेश कहलाएगा। और इस बांगड़ प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल भी कहते हैं। इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को या बांगड़ प्रदेश को अगर देखेंगे तो अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है इसका लूनी नदी बेसिन कहलाता है, ठीक है, तो इसको लूनी बेसिन के नाम से भी मैं लिख देता हूं। दूसरा इसका जो भाग है वो नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका जो पार्ट है वो किस नाम से जाना जाता है? नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आगे आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है इसका तीसरा पार्ट है वो शेखावटी अंत प्रवाह, क्या है? अंत प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। और सबसे ऊपर जो इसका पार्ट है उसको घग्गर बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर बेसिन भी कहते हैं। तो इस प्रकार अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा रहा है? 4 भागों में बांटा जा रहा है। लूनी नदी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र और उसके बाद घग्गर नदी बेसिन के नाम से इसको 4 भागों में बांटा गया है। अगर आपने देखा कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम का जो भाग था तो उसको हमने क्या कहा था? राठी प्रदेश कहा था। उसको हमने क्या कहा था? राठी प्रदेश कहा था। और इस राठी प्रदेश में मैंने बताया था कि इसको भी 2 भागों में बांटा गया था कि जो जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर का जो कुछ हिस्सा था उसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा गया था। क्या कहा गया था? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा गया था। इसी प्रकार जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था उसको बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहा गया था। क्या कहा गया था? बालू का स्तूप युक्त। तो राठी प्रदेश को 2 भागों में आपने बांट के पढ़ा था, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। इसी प्रकार आप बांगड़ प्रदेश को जब पढ़ोगे तो 4 भागों में बांट के देखोगे, लूनी नदी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंतर्प्रवाह और घग्गर नदी बेसिन। अब इसमें सबसे पहले मैं घग्गर नदी बेसिन से आपको समझाना शुरू करता हूं कि राजस्थान का जो घग्गर नदी बेसिन है वो किस प्रकार से है। यहाँ पर आपको क्या क्या महत्वपूर्ण डाटा याद रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं घग्गर नदी बेसिन की बात करूं तो ये जो घग्गर नदी बेसिन है वो मुख्यतः श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। यानी घग्गर नदी जो मृत नदी है उसके अंतःप्रवाह, घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती नदी का अवशेष भी इसको कहा जाता है। और अगर आप देखोगे तो इसको जो ये इसका जो घग्गर नदी का जो हिस्सा है, घग्गर नदी जहां पर बहती है, ठीक है, इस घग्गर नदी के पार्ट को नाली भी कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर एक देखी कि जो घग्गर नदी है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की एक अंतःप्रवाही नदी है जिसको मृत नदी भी कहते हैं या सरस्वती नदी का उसको अवशेष भी कहा जाता है, जो अंतःस्थलीय, जो अंतःप्रवाह के जल अंतःप्रवाह के रूप में बहती है। और इस घग्गर नदी का जो बेसिन है या घग्गर नदी का जो अफवाह क्षेत्र था उस अफवाह क्षेत्र को ही घग्गर नदी बेसिन कहा गया है। एक घग्गर नदी जो बेसिन के कारण जो यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र बना है उसी को घग्गर नदी बेसिन कहा गया है। और ये घग्गर नदी बेसिन जो है हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो अगर मैं घग्गर नदी बेसिन की बात करूं तो जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसी को घग्गर नदी बेसिन कहा गया है। और इस घग्गर नदी का दूसरा नाम आप लिखोगे मृत नदी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। सरस्वती नदी का अवशेष भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरस्वती नदी का अवशेष भी इसको कहते हैं। इस प्रकार घग्गर नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसको घग्गर नदी बेसिन कहा गया है। और ये घग्गर नदी जो बेसिन है वो मुख्यतः 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो है श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। क्या है? हनुमानगढ़। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसको घग्गर नदी बेसिन कहा गया है या घग्गर नदी बेसिन है वो कौन से 2 जिलों में पाया जाता है? तो आपके क्या रहेगा? वो
हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। अब ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो घग्गर नदी बेसिन है वह कौन सी नदियों या किस प्रकार की नदियों से अपवाहित था, या फिर ये कौन से मतलब नदी अपवाह तंत्र का भाग था। तो मैं कहूंगा कि हिमालय से आने वाली नदियों का ये भाग था। किसका भाग था? हिमालय से आने वाली नदियों के अपवाह तंत्र का ये भाग था। नेक्स्ट है आपके शेखावटी अंत प्रवाह का क्षेत्र। क्या है? शेखावटी अंत प्रवाह का क्षेत्र। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, शेखावटी अंत प्रवाह का क्षेत्र है वो मुख्य तरह सीकर, चुरू, झुंझुनू या शेखावटी इलाके को क्या कहा जाता है? शेखावटी अंत प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। शेखावटी इलाके में पानी के लिए कुछ कच्चे कुएं बनाए गए थे और इन कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? इन कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। मानसून के दौरान पानी भरने से जो तालाबों का निर्माण होता है इनको सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो मानसर वगैरह इस प्रकार से ये सर लिखे हुए होते हैं। ये वही प्रकार के इलाके हैं जहां पर अस्थायी रूप से तालाबों का निर्माण हो जाता है मानसून के दौरान। इनको क्या कहते हैं? सर कहते हैं। शेखावटी इलाका, और शेखावटी इलाके में भी कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू, इस झुंझुनू इलाके में जो चारागाह पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? चारागाह। तो जो चारागाह भूमि है उस चारागाह भूमि को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा जो शेखावटी इलाका है उसमें एक तो जोहड़, एक रन और एक बीड़, तीन महत्वपूर्ण टर्म आपने देखी। जोहड़ के बारे में बताया कि जो शेखावटी इलाकों में जो कच्चे कुएं हैं पानी के उनको क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। इसी प्रकार मैंने बताया कि मानसून के दौरान कई जगह बारिश से पानी भरने से तालाबों का निर्माण हो जाता है, उनको क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। नेक्स्ट, जो शेखावटी इलाका में झुंझुनू जिला है उस झुंझुनू जिले में जो चारागाह भूमि है उनको क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। ये सभी के सभी क्या है? शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र के मुख्य भाग है। अगर इसके आगे आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके आगे आप देखोगे तो यहीं पर शेखावटी इलाके में एक और क्षेत्र पाया जाता है जिसको तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। और ये तोरावटी क्षेत्र जो है शेखावटी इलाके में एक नदी बहती है जिसको कांतली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांतली नदी। और इस कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, क्या है? अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो कि कांतली नदी के जो अपवाह क्षेत्र है उस कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। और ये तोरावटी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? शेखावटी इलाके में पाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आपने देखा कि भाई जो मुख्य रूप से अगर आप देखोगे कि कांतली नदी जो है वो सीकर और झुंझुनू में बहती है। कहाँ बहती है? सीकर और झुंझुनू में। तो सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उस अपवाह क्षेत्र को क्या कहा गया है? तोरावटी कहा गया है। क्या कहते हैं? नेक्स्ट देखिए साथियों, इसमें हम देखेंगे नागौरी उच्च भूमि को पढ़ेंगे। और नागौरी उच्च भूमि जो है वो पूरी की पूरी खारे पानी की झीलों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? खारे पानी की झीलें। इस नागौरी उच्च भूमि में बहुत ज़्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इस सर्वाधिक खारे पानी की झीलें तो वो आपके कौन से भौतिक प्रदेश में? सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें आपको कौन से? नागौरी उच्च भूमि वाले भौतिक प्रदेश में मिलेगी। इसी प्रकार आप देखोगे इस नागौरी उच्च भूमि में तो यहाँ पर से अजमेर के बीच में सर्वाधिक फ्लोराइड वाली एक जल पट्टी पाई जाती है। और इस प्रकार पानी के यूज के कारण उन लोगों में क्या है? फ्लोराइड के कारण कुबड़पन आ गया है। क्या आ गया? कुबड़पन आ गया है। लोगों की रीढ़ की हड्डी में कुबड़ापन आ गया है। इसलिए नागौर से अजमेर तक का जो क्षेत्र है उसको कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, या कुबड़ पट्टी के नाम से इसको याद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लूनी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लूनी बेसिन है वो गोडवाड़ इलाके में पाया जाता है, या फिर मैं कहूँ जो जोधपुर संभाग है उस जोधपुर संभाग में लूनी नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। और उसका जो अपवाह क्षेत्र है उस अपवाह क्षेत्र को लूनी नदी बेसिन कहा जाता है। इस जोधपुर संभाग में अगर आप देखोगे तो जोधपुर, पाली और सिरोही, कौन सा? जोधपुर, पाली और सिरोही। और उसके आगे अगर आप देखोगे तो जालोर और बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। तो अगर मैं बात करूं लूनी नदी बेसिन की, तो लूनी नदी बेसिन आपके कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, या लूनी नदी बेसिन कौन कौन से जिलों में यह विस्तृत है? तो यहाँ पर आप देखोगे जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर में ये विस्तृत है। इसमें भी अगर आप देखोगे कि लूनी नदी बेसिन जो है उसमें कुछ विशेष बातें, तो उन विशेष बातों में अगर आप देखो कि बाड़मेर में क्या है?
बाड़मेर जो है वहां पर बहुत सारे लवणीय पादप पाए जाते हैं। ये लूनी नदी की खासियत है कि लवणीय पादप, जो खारे पानी के जो पादप होते हैं वो यहाँ पर आपके बाड़मेर में खूब ज्यादा मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बाड़मेर में आपको लवणीय पादपों की सर्वाधिक संख्या मिलेगी इस लूनी नदी बेसिन में। अगर इसी प्रकार अगर आप जालोर को देखोगे तो यहाँ पर जालोर में एक प्रकार का नेहड़ रन मिलता है। इस रन को ये एक प्रकार से खारे पानी की झीलें ही होती है और जालोर का नेहड़ रन बहुत ही मुख्य रूप से फेमस है, या जालोर का जो नेहड़ रन है वो फेमस है। तो नेहड़ रन की जब भी बात की जाए तो वो कहाँ पर मिलेगा, आपको जालोर में मिलेगा। और बात की जाए रन क्या होते हैं, तो मानसून के दौरान या वर्षा में जो अस्थायी झीलें बन जाती है, खारे पानी की झीलें बनती है, उनको क्या कहते हैं, रन या टाट कहते हैं। और इसी प्रकार के रन या टाट आपके जालोर में नेहड़ के नाम से फेमस है। तो इस प्रकार आपने अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में जानकारी हासिल की। और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल कितने भागों में आपने देखा, 4 भागों में देखा। लूनी नदी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंतःप्रवाह और गग्गर नदी बेसिन के बारे में ये पूरी की पूरी आपको डिटेल मैंने बताई।